स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वैसे तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन पिछले 40 दिनों में प्रदेश में जिस तरह के हालात बने उसने वाकई कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गैंगरेप और मर्डर के अलावा प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की खबरों ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 अप्रैल को करौली दंगे से शुरू हुआ सिलसिला थम नहीं रहा। करौली के बाद जोधपुर, भीलवाड़ा और अब हनुमानगढ़ के नोहर की घटनाओं के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है। और देखिए क्या हो रहा है जमीन पर, क्या बदला है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ हम खंगालने की कोशिश करेंगे उस सवाल के जवाब को जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अलवर से राजेंद्र शर्मा, सवाई माधोपुर से गिरिराज और रंजन दवे जोधपुर से। राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और देखिए अलवर में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनती चली गईं और जिस तरह से उस पर नेशनल मीडिया में भी डिबेट्स हुई, क्या बदला है अलवर में? की फिजा इस तरीके की बदली है कि यहाँ का अलवर का नाम लेकर के अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे ऊपर अलग अलग तरीकों पे अलवर का नाम आता है। अलवर तपोभूमि भरतरी की धरती रही है। अलवर में पांडवों ने वो जो अज्ञातवास काटा था, उस धरा पर जो अगर नाम लिया जाता है तो आज वो पुरानी जो ऐतिहासिक धरोहरें जो अलवर की हुआ करती थी वो कहीं गूगल पे भी अगर सर्च करते हैं तो वो कहीं नहीं आती। अलवर का नाम आता है गैंग रेप को लेकर के, मंदिर तोड़ने को लेकर के, बलात्कार और अनेक घटनाएं इस तरीके की हैं। राजनेताओं के जो संरक्षण को लेकर के जो घटनाएं आती हैं, उस तरीके के मामले हैं। वो अलवर को अपराध का यूं कहें कि अब अलवर राजस्थान के अपराध की राजधानी के रूप में विकसित होती जा रही है। अलवर में लगातार अपराध इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि यहां पर आए दिन इस तरीके के मामले होते रहते हैं जिसको लेकर के अलवर देश दुनिया की सुर्खियों में बना रहता है। अलवर की बात करें तो पिछले दिन मेरा सवाल आपसे राजेंद्र ये है कि अलवर में पुलिसिंग पैटर्न को बदलने के लिए भी कवायदें हुई। भाई एकमात्र ऐसी जगह है वो जहां पर 2-2 हिस्से बनाए गए कानून व्यवस्था के ताकि सारी चीजें सुचारू रहें। तो ऐसे में तो उम्मीद ये की जानी चाहिए थी कि अब तो चप्पे चप्पे पर निगाहबानी होगी। बहुत सारे आला अधिकारी हैं लेकिन वो स्थिति बन नहीं रही। देखिए अलवर में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पपला कांड जब बहरोड थाने में से के लॉकअप से पपला फरार हुआ था, उसके बाद अलवर जिले का पुलिस का बंटवारा कर दिया गया था। अलवर में भिवाड़ी नया पुलिस जिला बना दिया गया। लेकिन अलवर पुलिस की जो कार्यशैली है वो हमेशा सवालों में रहती है, हमेशा विवादों में रहती है। यूं कहें कि अलवर पुलिस पुलिसिंग का कार्य करने के अलावा दूसरे वो सारे काम करती है जो पुलिस को नहीं करने चाहिए, जिस पर पुलिस लगाम करने के लिए पुलिस नियुक्त होती है। पुलिस का काम है अवैध खनन को रोकना, अब बदमाश जो अपराधी अपराधों को संदेह उनके साथ पुलिस को मिली भगत, इस तरीके के मामले पिछले दिनों सामने आए हैं। कई पुलिसकर्मी इस बात को लेकर के निलंबित भी हुए हैं, बर्खास्त भी हुए हैं जिनके अपराधियों से संबंध रहे हैं। तो कहीं न कहीं अलवर में जो पुलिस है वो या तो नेताओं की एक पंगु बनकर रह गई है, नेताओं के इशारे पर पुलिस काम करती है, या अपराधियों की सांठ-गांठ जो होती है वो पुलिसिंग करती है। इसलिए अलवर में जो अपराधी हैं वो लगातार बेखौफ इस कदर होते जा रहे हैं कि जिनका अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहता। पुलिस आए कर फायरिंग होती रहती है, गो तस्कर लगातार फायरिंग करते हैं और इसके अलावा बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग करके फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित होती है। रंजन, देखिए वैसे तो तनाव की स्थितियां और टकराव की स्थितियां देश के अन्य राज्यों में भी बनी, लेकिन हम जिन राज्यों में देखते हैं वहां पर 1 या 2 जगह के बाद सिलसिला रुका। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग जिलों में घटनाएं हो रही हैं, उससे यह तो साफ है कि सोशल फाइबर में कुछ तो चेंजेस आए हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए आप ही की बात को आगे ले जाना चाहूँगा कि लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, करौली हुआ, जोधपुर हुआ, अलवर हुआ, भीलवाड़ा हुआ, तो लगातार कहीं ना कहीं जो एक बात है कि अपराध और अपराधियों में ये जो इस तरह का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बेखौफ होता जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है, आम आदमी की हालत खराब है।
अपराधों की बात करें तो लगातार जोधपुर में भी अपराध का ग्राफ बढ़ा ही है। जोधपुर में जो विगत दिनों जो उपद्रव हुआ है उसको लेकर के मैं अभी इस समय मौजूद हूँ सोनारों के मोहल्ले में, सोनारों के पास में, जहाँ की उपद्रव का ईदगाह के बाद में प्रमुख केंद्र रहा। जो भी राजनेता आए वो इस क्षेत्र में आए, मीडिया जो पहुंची इस क्षेत्र में पहुंची। मैं आज पहुंचा हूं उन लोगों के बीच में जो यहाँ दिन रात अपना काम करते हैं। निश्चित तौर पर स्वर्णकार समाज है, यानी कि सबसे महंगी धातु के रूप में जिसे देखा जाए उससे जुड़े लोग हैं। हर एक घर पर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा, तीसरी आंख लगी हुई है, जो कि यह प्रयास करती है कि अपराधियों को रोका जाए, चोरी लूटपाट की घटनाओं को रोका जाए। जोधपुर में लूट की घटनाएं बड़ी होती है। विगत दिनों स्वर्णकार समाज के कई ऐसे व्यवसायी थे जिनके साथ लूट हुई और उनका हत्या भी हुई है, जिसका पुलिस ने राजपास किया है। लेकिन जो विगत दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में कुछ ना कुछ बात जरूर है। जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को लेकर के क्या आपकी राय है? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस में कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 माह में जोधपुर के अंदर एक ज्वेलर को जिंदा जला के मार डाला गया, एक ज्वेलर को सरेआम मोहल्ले के अंदर लूट लिया गया। इस तरह की लूट की वारदातें बढ़ रही है। पुलिस की गश्त में अगर कहीं ना कहीं कमी है, उसी का ये नतीजा है। और इसी का नतीजा देखा जा रहा है। जो ये दंगा हुआ जिसके अंदर अपराधी जो है सुनारों के बास के ऊपर अटैक किया, उसका रीजन यही था कि कहीं ना कहीं लूट की भी घटना करना था। भाऊ जी, आपकी उम्र कितनी है और आपका अनुभव क्या कहता है? 70 साल का हूँ मैं रात को यहाँ पे बैठता हूँ, गाड़ी के ऊपर 4-4 लड़के निकलते हैं और रोकते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे क्या लगी है क्या, और उनको रोकते हैं, कितनी गाड़ी तेज चलाते हो, कहीं टक्कर हो जाएगी। तो वो क्या है कि फ़ोन करके अपन अगर झगड़ा करें तो वो 100 आदमी को बुलाते हैं। तो लड़ा करके आप ये कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अशांति है? आपके क्षेत्र में अशांति है, पुलिसिंग के लेकर के नहीं, कोई पुलिस वुलिस नहीं है। रात को एक दफे कोई गाड़ी निकलती है तो निकलती है, बाकी नहीं निकलती है, और सुरक्षा नहीं है। और हमारे लोगों का माल है, हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, समझे। ये पोजीशन है। हमारी वाइफ वहाँ पे खड़ी थी और एक पत्थर आके लगा, वो बच गई, नहीं तो वो क्या हालत होगी। जी, महिलाएं भी मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं। कितनी सुरक्षित मानती हैं आप अपने आप को? हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं। हमको घर से बाहर निकलने भी डर लगने लगता है अब, क्योंकि इतने अच्छे मोहल्ले में भी ऐसे काम होने लग गए। मतलब मुसलमान आके हमारे ऊपर हमला करने लगे, तो हम कैसे बाहर निकले अकेले? एक्चुअली ये जो राजस्थान धीरे धीरे अनसेफ स्थान बन रहा है रंजन, इस पर न केवल पुलिसिंग को बल्कि सरकारों को भी गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। मैं आगे आपके पास आऊंगा, तब आप बातचीत जारी रखिएगा। गिरिराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गिरिराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, इतना तो साफ है कि ये जो शहर एक एंटी सोशल जहर घुला हुआ है और इसे लेकर हर एक घटनाक्रम पर निगाहबानी की जरूरत है। ऊपर से क्राइम का ग्राफ देखें तो बड़ी बड़ी वारदातें ही एक के बाद एक सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से स्वप्निल, जो आपने कहा वो बिल्कुल पूरी तरीके से सटीक अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सवाई माधोपुर की भी अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर, चूंकि जैसा कि अभी आप ही कह रहे थे कि करौली जिले के अंदर एक दंगा हुआ, तो करौली जिला सवाई माधोपुर जिले से लगता हुआ एक पड़ोसी जिला है और उसका प्रभाव पूरी तरीके से सवाई माधोपुर में भी देखने को मिला। कानून व्यवस्था जब बिगड़ी तो इसकी लपटें सवाई माधोपुर में भी उठी और सवाई माधोपुर में भी लगातार पिछले कई समय से हम लगातार देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज सवाई माधोपुर में देखने को नहीं मिल रही है। लगातार एक के बाद एक क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पुलिस का जो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक स्लोगन है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, लेकिन ये जो स्लोगन है पूरी तरीके से उल्टा नजर आता है। यहां सवाई माधोपुर जिले में अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय व्याप्त हो गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और जब पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो आम जन का रहना भी पूरी तरीके से दूभर हो जाता है। हमारे साथ में भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि पूरी तरीके से जो सवाई माधोपुर की कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से खुल करके बताने के लिए तैयार है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके की सवाई माधोपुर में कानून व्यवस्था, किस तरीके की कानून व्यवस्था अभी फिलहाल आप सवाई माधोपुर जिले में देख रहे हैं। सवाई माधोपुर की कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से चरमराई हुई है। सवाई माधोपुर के अंदर घर में आदमी सुरक्षित नहीं है। लोग चोरों की इस कदर हमला करते हैं कि घर में अगर महिला खड़ी है तो उसकी चैन तोड़ के ले जाते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पे अगर महिला गई है या बच्चियां गई है तो उनकी चैन तोड़ के ले गई। 10 दिन पहले यहाँ की वारदात है, वारदात के अंदर चैन तोड़ के ले गए। घरों के अंदर जो नलों के मीटर लगे हुए छोटी छोटी चोरियां, उन चोरियों को लोग नहीं छोड़ पा रहे। उन चोरियों को प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि यहाँ पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए या पुलिस प्रशासन थोड़ा बहुत भी अलर्ट होकर के उन चोरों को पकड़ने का प्रयास करे।
और बजरी का जो मामला है, उस बजरी की स्थिति ये रहती है कि सुबह के टाइम में जब आदमी निकलता है, रात को आदमी निकलता है, तो अपनी जान बचानी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भारी हो जाती है उसे। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ऊपर नीचे 5-5, 7-7 ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस कदर लेके 100 की स्पीड में दौड़ते हैं, उससे आदमी कभी भी एक्सीडेंट में खत्म हो सकता है, कोई भी घटना घटने को। जी कट गया फोन। जी गिरिराज, बिल्कुल देखिए, लोगों को भी अब ये लग रहा है कि कानून व्यवस्था हमें बचाए रखने में या हमें सेफ रखने में सफल नहीं हो रही है। राजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा और राजेंद्र, मेरा सवाल आपसे यह है कि अलवर में हमने देखा, बड़ी बड़ी वारदातों को देखा। पपला गुर्जर कांड आपने याद दिलाया, उसी समय से पुलिस की जो किरकिरी शुरू हुई वो कई दिनों तक चलती रही। बलात्कार के केस में पीड़ित का भटकना हो या फिर हत्या के केस में इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर लोगों का उतरना हो, इस कड़ी दर कड़ी जो इतनी घटनाएं हुई हैं, लोग क्या कह रहे हैं पुलिस को लेकर? क्या वो पुलिस में अपनी सेफ्टी देख पा रहे हैं? जी, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलवर में जो कई जो मामले सामने हुए हैं, पिछले दिनों मूक बालिका जो तिजारा पुलिया पर पड़ी हुई मिली थी, उसको लेकर के यहाँ आंदोलन किए गए, लेकिन अलवर पुलिस आज तक ये साबित नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके उसका खुलासा करते हुए ये कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन वो पूरा मामला किसी के गले नहीं उतर रहा है। उसको लेकर के अलवर के जो सर्व समाज की ओर से यहाँ एक संघर्ष समिति बनाई, उसके जो चेयरमैन है वो यहाँ रहे, उनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं पुलिस ने जो नाबालिग बालिग के साथ किया है? पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है उससे कोई भी सहमत नहीं है। यह एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज हमको न कोई लड़की दिखी, बस वाले जिनको मुजरिम बना उसने मना कर दिया है, तो एक खुला साफ है ये एक्सीडेंट नहीं, एक बलात्कार है। पुलिस और प्रशासन को छुपाने का काम कर रही है। जी, इस तरीके से हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या देखते हैं अलवर को अपराध की राजनीति लगातार यहाँ लगातार बढ़ते रहते हैं, अपराध उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से अशोक गहलोत सरकार आई है, पूरा अलवर जिला अपराध की राजधानी बना हुआ है। आप कोई भी क्षेत्र में ले लें, धार्मिक तनाव देखें आप, मंदिर यहाँ तोड़े जाते हैं, उसके अलावा गौकसी की बहुत बड़ी घटनाएं यहाँ घट रही हैं। आप दुष्कर्म की घटनाएं देखें, अलवर जिला सबसे नंबर 1 पे है। और उसके बाद अलवर की पुलिस एकदम नाकाम और नकम्मी बनी हुई है। किसी भी घटना का, आप जो बानसूर क्षेत्र में भूखसेड़ा है, वहाँ एक महिला का शव मिलता है, एक बच्चे का नरकंकाल मिलता है, अभी रैनी में एक घटना हुई है। बहुत सारी घटनाएं जिनको पुलिस आज तक नहीं खोल पाई। और ये जो निकम्मापन है ये सरकार का भी है, यहाँ के जो एमएलए मंत्री जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका भी नकारापन है। जी, हमारे साथ एक और लोग हैं, पूर्व डेयरी चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने अभी राजगढ़ में जो काफी देश दुनिया में चर्चा में रहा है, वो आंदोलन किया है। वहाँ पर एक बच्चे का भी मर्डर हुआ है। बंगाराम जी, किस तरीके का आप देखते हैं अलवर की कानून व्यवस्था को लेकर के? कांग्रेस शासन में अलवर जिले में अपराध और भ्रष्टाचार दोनों बढ़े। राजगढ़ में विधानसभा भी अलवर का हिस्सा है। राजगढ़ में अभी कुछ समय पहले 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के ऊपर डाल के जबरदस्ती चेयरमैन को बर्खास्त किया, उसको कोर्ट ने वापस बहाल कर दिया। अभी 3-4 दिन पहले एक व्यापारी के बच्चे का अपहरण हो गया। हम लोगों ने उसको किडनैपर्स को छुड़वाने और पुलिस पे दबाव बनाने के लिए एक ज्ञापन दिया, धरना दिया। हमारे खिलाफ सुन के भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी धरना देने में थे, उनका नाम छोड़ दिया। और इस हमारे जो विधायक है वहाँ के राजस्थान विधानसभा के, वहाँ का उनका एक बेटा है दिलीप कुमार, उसके द्वारा एक नाबालिग के साथ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ दुष्कर्म का। लेकिन उसको बचाने के लिए कांग्रेस सरकार और वहाँ का विधायक और गहलोत जी सब मिले हुए हैं उसका नाम हटाने में, और उसके दांड आरोप करने के लिए कई मंदिरों को तोड़ा जाता है, अभी वहाँ अपहरण कराए जा रहे हैं, बलात्कार कराए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। सिर्फ कांग्रेस सरकार के एमएलए की सुनवाई होती है और निराधार वहाँ पर उसको बचाने के प्रयास किए जाए। अलवर में अपराध को लेकर के आप खुद व्यापारी हैं, व्यापारी किस तरीके से अपने आप को देखता है? कि व्यापारी ये देख रहा है कि पुलिस थानों में लिखा रहता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन गहलोत सरकार ने इसका उल्टा कर दिया। आम जन में इतना डर है, व्यापारियों में इतना डर है कि मैं आपको बताऊं कि महेश जोशी, ठीक है, जो कि गहलोत सरकार के मंत्री हैं, महेश जोशी जो कि गहलोत सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे हैं रोहित जोशी जी, जिन्होंने के ऊपर धारा 376 2N, जिसका मतलब बार बार वो बलात्कार करते हैं, उसकी FIR दर्ज गहलोत सरकार ने राजस्थान में नहीं होने दी, उसकी FIR दर्ज दिल्ली में हुई। तो पुलिस इतनी डरी हुई है
पुलिस अभी आपने सुना किस तरीके के अलवर में जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो किस तरीके से देखते हैं अलवर में जो क्या है कि क्या पुलिस ऑन ग्राउंड डिलीवर कर रही है और क्या उससे मैसेज जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। रंजन, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ कि देखिए, पुलिस की कार्यप्रणाली में चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है अगर वो सिंसियरली काम करें, लेकिन जब पुलिसिंग व्यवस्था में चूक सामने आने लगे तो स्थितियां विस्फोटक होती हैं। हमने जोधपुर में क्या देखा, जोधपुर सरकार की डिलीवरी के लिए लिटमस टेस्ट बन गया। जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं और पुलिसिंग में चूक ही कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं बात मूल रूप से रहती है। यह बात स्वीकारने लायक भी है और सरकार को भी यह बात स्वीकारनी चाहिए कि पुलिसिंग में जो चूक है वह कहीं ना कहीं सुरक्षा में सुराग का काम करती है। यही घटनाक्रम देखने को मिला। एक बड़ी चूक मैं आपके मार्फत जनता तक पहुंचाना चाहूँगा कि जब जोधपुर में यह उपद्रव हुआ उससे पहले अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखें तो यह बात निश्चित तौर पर मानी जाती है कि ईद से पूर्व ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता जोधपुर के प्रमुख चौराहों पर लगा जाता है, जिसमें कि जालोरी गेट चौराहे भी है। लेकिन इस बार यह चूक रह गई और पुलिस कहीं ना कहीं नदारद थी। पुलिस को इत्तला भी दी गई, लेकिन पुलिस पहुंचने पर थोड़ी देर हुई, जिसके कारण यह विवाद बवाल में तब्दील हुआ। अगले दिन निश्चित तौर पर पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा था। जालोरी गेट चौराहे पर भी नमाज को लेकर के जो बात हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी सहमति जाहिर की थी। लेकिन जैसे ही नमाज होती है उसके बाद में उपद्रव शुरू होता है। पुलिस अगर चाहती तो खदेड़ सकती थी। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यदि इस पूरे मामले में रूट को अगर डाइवर्ट किया जाता तो यह हश्र नहीं होता, एक अलग ही तरीके से, क्योंकि जो ईदगाह जो मार्ग है दोनों तरफ से खुला है। निश्चित तौर पर जालोरी गेट से नहीं है बात, ओवरऑल क्राइम की अगर मैं बात करता हूं या क्राइम के आंकड़ों की बात करता हूं तो हर तरह के अपराध के मामले बढ़े हैं। दूसरा, जोधपुर में मुझे नहीं लगता कि बीते कई सालों में सड़कों पर बंदूकें लेकर घूमना इतना आसान हो गया था, क्योंकि हमने देखा कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लोग सड़कों पर हथियार लेकर निकल रहे हैं और हथियार चला दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जोधपुर में अभी पिछले दिनों में जिस तरीके से शहर का विस्तार हुआ है तो उसी तरीके से अपराध के ग्राफ में भी बढ़ोतरी रही है। जोधपुर में लूट, चोरी, नकबजनी की घटनाएं तो सामान्य तौर पर हुई है। एनडीपीएस के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के रहे हैं। पोस्को के जो मामले हैं उनमें भी इजाफा देखा गया है। लेकिन लूट के जो मामले हैं, जिसमें विशेषकर स्वर्ण व्यवसायियों के साथ जो लूट होती है और कहीं ना कहीं लूट के साथ में बाद में हत्या में तब्दील हो जाता है मामला, तो ऐसे भी मामले जोधपुर में कहीं ना कहीं बढ़े हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जोधपुर कमिश्नरेट भी अपना प्रयास कर रही है। ग्रामीण हल्के की जो पुलिस है, जोधपुर ग्रामीण का जो क्षेत्र है, उसमें भी प्रयास जारी है। लेकिन दोनों ही अलग तरह के अपराध होते हैं। हमारे यहाँ अगर जोधपुर की बात की जाए तो सरहदी क्षेत्र है और अभी जिस तरीके से जो कि एनडीपीएस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, डोडा पोस्ट की तस्करी के जो मामले जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपराध के केंद्र रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जोधपुर पुलिस इस सब चीज़ों को लेकर प्रयास कर रही है। जोधपुर के 28 थाने इस पूरे मामले में मुस्तैद हैं, लेकिन एक घटना से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। उसके बावजूद भी यही कहा जाएगा कि लगातार जिस तरीके से वर्ष 2021-2022 के आंकड़ों की अगर बात करें तो अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये एक अलग बात है कि मुख्यमंत्री महोदय लगातार ये कहते हैं कि आज कोई भी आपके पास आ रहा हूं। मैं जैसा कि आपने कहा कि लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए इसलिए भी हैं क्योंकि वो पुलिस पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे। क्या उनका खाकी पर कोई भी विश्वास बचा है? जी देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम जब लगातार एक के बाद एक बढ़ता चला जाता है और पुलिस जब उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से आमजन में भय होना स्वाभाविक है। सवाई माधोपुर में कई ऐसे केंद्र हैं जो अपराधों की शरण स्थली बन गए हैं। सवाई माधोपुर में अवैध बजरी दोहन इसका एक जीता जागता और एक बहुत ही बड़ा एक गढ़ बन गया है, जहां पर अवैध बजरी दोहन और परिवहन को लेकर के आए दिन इतने बड़े बड़े क्राइम होते हैं कि लोगों का सड़क पर चलना भी अब बेहद दुश्वार हो गया है। कई लोग हमारे साथ में हैं जो कि इसकी जीती जागती दास्तान भी बयान करेंगे, किस तरीके के अपराध अवैध बजरी
बजरी से भी यहाँ पर सवाई माधोपुर में घटित हो रहा है। सुबह के टाइम, सुबह जब आप 4 बजे से लेके 5-6 बजे तक इस कदर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगती है जैसे कोई भगवान के मंदिर में जा रहे हो, और उनकी स्पीड 100 की स्पीड से कम नहीं होती है। ब्रेक तो वो मारती ही नहीं है। अगर उनके सामने कोई बच्चा आ जाए, कोई महिला आ जाए, वृद्ध आदमी आ जाए, तो सीधे उसके ऊपर कुल मिलाकर अगर मुझे समअप करना है तो एक तो बजरी, एक बंदूक और बवाली, ये इस वक्त खाकी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर समझे जा सकते हैं। 3 ब, बजरी, बंदूक और बवाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।